नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी को इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज शिखा चावड़ा जी से बातचीत के भाग 3 में आप सभी का स्वागत है और ये अंतिम भाग है। तो उम्मीद है आप लोग ज़रूर देखेंगे और दूसरों से शेयर भी करेंगे क्योंकि उनकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसी के साथ शिखा जी हमें जैसे ज्ञात हुआ कि आपके 4 पेरेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान से इस तरफ आए थे। तो क्या आप कभी ऐसे अपने बर्ड्स को या अपने जो कॉन्सेप्ट पे आप काम करती हैं उसको कभी आप उन सब चीज़ों को अपने इस वास्तविक या इस व्यक्तिगत जीवन से जोड़ के देखने की कोशिश की है? ये हम जानना चाहते हैं। वो तो नहीं पता कि उससे रिलेट करने का है कुछ। हाँ, मेरे पापा जो है ना, मेरे मम्मी लाहौर बोर्न है, लाहौर में पले और फिर वो लोग दिल्ली आए डाइवर्जन के टाइम पे। और मेरे पापा और दादी माँ वगैरह है ना, जो वो लोग कराची में रहते थे। तो और जो मेरे जो दादा थे वो शिपिंग मैनेजर थे, शिप में मैनेजर थे वो। तो इस वजह से वो लोग कराची में रहते थे। कराची में पोर्ट है, तो वो उनको वो ठीक नज़दीक पड़ता था। तो वो लोग वहाँ से आए हैं, पापा चाचा सभी लोग का वहाँ पर हुआ था। तो दादी माँ काफ़ी सारी बातें बताती है, पर ऐसा मुझे नहीं पता कि कुछ कि उससे रिलेटेड मुझे ख्याल आया है कि नहीं। बट मुझे यह ख्याल आया कि वो पता है, वो शाम के टाइम पे आप देखो तो हमारे वहाँ जामनगर में वो बर्ड्स जो है ना एक साथ झुंड में उगते और उड़ते और काफ़ी सारे वो ऐसे मूवमेंट करते हैं। वो बहुत सारे अच्छे अच्छे वो डिज़ाइंस बनाते हैं फिर उड़ जाते हैं। तो मैं वो जो चीज़ देखती हूँ ना, और जो मेरे ऑयल कलर के जो कैनवास है ना, जो उसमें मैं जब बैकग्राउंड वगैरह बनाती हूँ तो उसमें क्या है कि टेक्सचर जो है उसमें एक कलर से दूसरे कलर में जाने के लिए मैं उसको हल्का हल्का करके फैलाती हूँ। तो जब वो करती हूँ तो मुझे वही वाला फील आता है कि ये वही है चीज़ है। जैसे पंछी एकदम एक झुंड बना के तो काला सा लगता है, फिर एकदम से स्प्रेड हो जाते हो, स्काई के साथ मर्ज हो जाता है सब कुछ। तो वो मेरे कैनवास में मुझे वो वाला फील आता है। और बाकी तो मैं बर्ड्स बनाती हूँ काफ़ी, क्योंकि हम जहाँ पर रहते हैं ना वहाँ पर अभी तो पता नहीं लोगों के घर में आते हैं कि नहीं, बट मैं जहाँ पर भी रही हूँ ना तो वहाँ पर हम दाने वगैरह कुछ भी डाले तो इतने बर्ड्स आते, वहाँ पर 10-10 11-11 तोते आते थे। और इतनी चिड़िया ने तो हमारे घर की दीवारों में घोंसले बना रखे थे ना। तो वो सब शुरू से देखती हूँ और शुरू से बनाया भी। सबसे पहला जो ऑयल पेंटिंग जो किया था ना, वो भी मैंने बर्ड्स का ही किया था। एक छोटी सी चिड़िया बनाई थी, रंगीन थी, 7-8 रंगों वाली और वो बनाई थी। और फिर लैंडस्केप वगैरह बनाए थे। अच्छा शिखा जी, ये तो हो गई आपके कॉन्सेप्ट की बात। और अब हम जानना चाहेंगे जैसे जो नए अपकमिंग आर्टिस्ट हैं या ऐसे बहुत से लोग हैं मेरे ख्याल से जो आर्ट फील्ड में अपनी एक जगह बनाना चाहते हैं और पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से वो नहीं कर पाते हैं या ऐसा कुछ ये होता है कि वो बाद में शुरू करते हैं। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी अपने अनुभव के हिसाब से, ताकि उनको जीवन में ये चीज़ें काम आए और अपने काम को वो फिर से शुरू कर पाएँ या जो कला के क्षेत्र में अपनी वो एक जगह बनाना चाहते हैं उसमें वो अपने हिसाब से शुरू कर पाए व चल पाएँ? मैसेज में मैं अपने अनुभव की बात करूँ तो कि शुरू में तो मैंने ये हिंदी लिटरेचर वगैरह किया। मुझे मेरा यह बात था कि मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, फाइन आर्ट ये वो कुछ होता है। और जब पता चला तब तो मैं ज्वाइन कर चुकी थी कॉलेज। तो स्वाभाविक है कि मैं वही पूरे, क्योंकि 1-2 साल ही बाकी था। तो फिर मैंने वही कंप्लीट किया और साइड में ये करना शुरू किया। बाद में जब ये मैं करने तो लगी तो उसके बाद में यह हुआ कि मुझे इसके सारे मटेरियल ये वो लेने करने के लिए मुझे होता था कि मैं कब तक पापा से ही पैसे लेते आऊँ। हालांकि मेरे पापा मुझे खूब सारे कलर्स ये वो ला के, कभी भी मुझे मटेरियल्स की कमी नहीं महसूस हुई। कहीं कहीं भी जाए पापा वो खूब सारे कलर्स पेपर सब लेके आया करते थे। तो क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पापा को भी बोलते कि मुझे भी ड्राइंग बड़ा पसंद था, पर मैं नहीं कर पाया, तो अब तुम कर रही हो तो फिर तुम वो सब चीज़ें मुझे प्रोवाइड करते थे। तो इवन हम एग्जीबिशन वगैरह करते थे तो मेरे पापा डोनेशन भी देते थे शो के लिए कि आप लोगों को। तो वो पापा का हमेशा सपोर्ट रहा।
तो फिर मुझे खुद से ये होता था कि नहीं, मुझे खुद के मटेरियल का तो खर्च एटलीस्ट खुद ही उठाना चाहिए। तो फिर मैंने पहले ट्यूशन्स करना शुरू किया था, और फिर ट्यूशन के साथ मुझे स्कूल में जॉब मिल गया, तो फिर स्कूल में जॉब करने लगी। तो फिर ऐसे में क्या होता है कि ड्राइंग बाजू में रह जाता है और वो एम बन जाता है। आपको वो जिम्मेदारियों को तो पूरा करना ही पड़ता है, क्योंकि आप कहीं जॉब कर रहे हो। तो जिसके लिए आप वो करने गए होते हैं ना, कि वो बाजू में रह जाता है और वो मेन हो जाता है। तो मेरे अनुभव से ये पता चला कि नहीं, वो नहीं करना चाहिए। आपको जो भी पैसे भी अर्न करने, तो आप पेंटिंग के माध्यम से ही आप कर सकते हैं। आपको वो सोर्सेज ढूंढने चाहिए और वही करना चाहिए। मतलब दूसरी तरीके की कोई जॉब जो है वो एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। अभी तो काफ़ी सारे कमीशन वर्क भी मिलते हैं, काफ़ी कुछ। अगर जो कोई बंदा मेहनत करना चाहता है ना, उसको मेहनत करने में आलस नहीं है, तो उसे काफ़ी कुछ मिल जाएगा। आलस ना करे और ईमानदारी से जो भी काम है अपना वो करेंगे, तो इस फील्ड में आगे जाने को काफ़ी स्कोप है। बट अगर उसके लिए आप कोई दूसरा चीज़ ढूंढेंगे ना, कि कहीं जॉब करना ये वो, तब फिर ये छूट जाएगा। ये मेरा अनुभव है। तो मेरा तो सभी को यही एक मेरे अनुभव से बता सकती हूँ, सलाह तो मैं नहीं दे सकती, बट यह मेरा अनुभव यह कहता है कि आपको पेंटिंग पसंद है तो आप पेंटिंग करो, और पेंटिंग करने के लिए आप ऐसे सोर्सेज ढूंढो कि जहाँ पर आपका पेंटिंग करने का काम भी हो और आपको अर्निंग भी हो। तो वैसा करके आप अपने फील्ड में बने रह सकते हैं। और हाँ, और यह एक और बात यह भी मैं कहना चाहूँगी कि आप जब शो करते हैं तो बहुत बार क्या होता है, शो करते कैसे भी पैसे वैसे मैनेज करके, फिर क्या होता है, शो में एक भी काम सेल नहीं होता है, तो लोग मायूस हो जाते हैं। तो मेरा एक अनुभव यह कहता है कि ऐसे टाइम पे मायूस ना हो, बल्कि और फोर्स से यह ढूंढो कि आपके काम क्यों सेल नहीं हुए, आपके काम में क्या कमी है, आपको और क्या ऐसा करना चाहिए कि लोग आपके काम को पसंद करें। तो वो चीज़ों को ढूंढ के फिर से करिए। यह नहीं कि आप मायूस हो जाए और काम छोड़ दें। मैंने कितने लोगों को देखा है कि शो वगैरह किया, फिर काम सेल वगैरह नहीं हुए तो फिर छोड़ दिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं होता है। हम धीरे धीरे सीखते हैं, पर सीखने का हमारी जो इच्छाएं हैं ना, वो हमें छोड़नी नहीं चाहिए, सीखते रहना चाहिए। नई नई चीज़ें सीखेंगे तो हमारी चीज़ें भी कभी लोगों को पसंद आना शुरू होगी। अच्छा, जैसे कि हिंदी लिटरेचर में आपने अपना एकेडमिक किया हुआ है, तो उसके बारे में कुछ बताइए ना, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। हिंदी लिटरेचर मैंने इसलिए भी लिया था, सच कहूँ तो, कि मैं बहुत छोटी सी थी ना, स्कूल में थी, तब से मैं लिखा करती थी। लिखने का कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट पे कुछ लिखने का मुझे आदत था, और लेटर्स लिखना तो मुझे बहुत पसंद था। तो मैं अपने कज़िन्स को ना, ऐसे सभी को लेटर्स भी लिखा करती थी, और मैं ऐसे ही पोएम्स भी लिखना शुरू कर दिया था। तो मैं काफ़ी हिंदी की कविताएं भी मेरे पास काफ़ी सारी हैं। फिर जब मेरी शादी होने वाली थी, मनीष से मैं जुड़ी, तो एक उनके गुरुजी है, स्पिरिचुअल मास्टर है, उनके पास में वो मुझे पहले लेके गए थे हिमाचल पे। तो वहाँ पर मैं गई ना, तो वहाँ पर स्वामी जी के पास में मैं गई, उनको मिली। तो उन्होंने मुझे पूछा कि शिखा लेगी दीक्षा, या मतलब स्टार्टिंग में गई थी, उसके 10-15 दिन में ही उन्होंने मुझे नाम दीक्षा दे दी थी। तो फिर उन्होंने मुझे उस टाइम पे एक किताब पढ़ने को दी कि ये पढ़ो। तो जनरली स्वामी जी सभी को ऐसे किताब वगैरह कुछ पढ़ने के लिए बोलते हैं, ताकि आपने जो लिया है नाम वगैरह, तो जो दीक्षा ली है आपने, तो उसके बारे में आपको पता चले कि क्या चीज़ आपके पास आई है ये। तो एक किताब थी जो स्वामी जी ने ही लिखवाई थी, एक अनसुया बेन करके है लेडी, उनके पास में गंगा सती के भजन हुआ करते हैं। यहाँ सौराष्ट्र की एक संत हो गई, वो गंगा सती के भजन उनके थे 52 भजन है कुछ, वो बहुत ही फेमस है, यहाँ पे सभी लोग जानते हैं उनके बारे में। तो उन भजनों के अंदर जो रहस्य है आध्यात्मिक,
उन रहस्य के बारे में स्वामी जी ने मार्गदर्शन दिया था, और उनके मार्गदर्शन के थ्रू अनसुयाबेन गोरेचा करके हैं, उन्होंने वो पूरा गुजराती में वो 52 भजन जो है वह 52 वह लिखे थे, और तकरीबन 450 जितने पेज की वो गुजराती बुक है। स्वामी जी ने मुझे वो पढ़ने को दी थी कि ये पढ़ो। तो मैंने जब वो किताब पढ़ी ना, तो फिर मैं जनरली हिंदी पढ़ना ज़्यादा पसंद करती हूँ, गुजराती भी पढ़ लेती हूँ, मुझे गुजराती भी पसंद है, और मैं इवन गुजराती में भी पोएम्स लिख सकती हूँ और लिखती भी हूँ, बट मुझे हिंदी ज़्यादा पसंद है। तो मैं बोली कि इसमें हिंदी में नहीं है ये किताब क्या? तो बोले नहीं, ये तो गुजराती में ही है, मनीष बोले। तो मुझे कोई भी चीज़ हो ना, गुजराती लेटर भी मैं पढ़ रही हूँ, पेपर भी पढ़ रही हूँ, तो कोई मुझे पूछे कि इसमें क्या क्या पढ़ रही हो, तो जब मैं उससे बोलूँगी ना, तो मैं ऑन द स्पॉट मैं वो उसको हिंदी करके ही बताऊँगी कि जो मैं पढ़ रही हूँ गुजराती में, मैं बोलूँगी उनको हिंदी में। तो शुरू से मुझे मतलब नेचुरली वो चीज़ मेरे अंदर थी, ऐसा नहीं कि मैं स्पेशली किसी को ट्रांसलेट करने बैठूँ या। तो मनीष बोले कि तू इसको ट्रांसलेट कर सकती है। मैंने बोला हाँ चलो इसको ट्रांसलेट करो। तो फिर मैंने स्वामी जी को पूछा कि स्वामी जी मैं इसको हिंदी ट्रांसलेट करूँ, ये तो गुजराती में, और आपके फॉलोअर्स तो कितने सारे हैं जो भी नॉन गुजराती है, ये तो ये इतनी अच्छी किताब कैसे पढ़ेंगे ये? क्योंकि बहुत अच्छी किताब है वो जानने के लिए। जीवन में वैसे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें उस किताब से पढ़ने को, जानने को मिल सकती है कि आपको कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, वो सारा कुछ उस किताब में अच्छे से है। तो आर्ट ऑफ लिविंग बोल सकते हैं ना, जो वो उस किताब में है। तो फिर स्वामी जी बोले कि ठीक है तुम पूछ लो अनसुया को, फिर करो ये। फिर मैंने अनसुया बहन को पूछा, हालांकि अभी अनसुया बहन भी नहीं रह गए हैं, और हमारे स्वामी जी भी का भी शरीर नहीं रहा है, पर फिर मैंने वो किताब जो है उसको हिंदी ट्रांसलेट किया, और पिछले साल ही वो किताब का विमोचन स्वामी जी के हाथों से ही हुआ था। गंगा सती के भजनों में योग और रहस्य, उनका गुजराती टाइटल था, और मेरा हिंदी किताब का टाइटल स्वामी जी ने ही दिया था, योग और रहस्य, एक आध्यात्मिक पुस्तक है, कुछ ऐसा टाइटल है उनका। तो उसके ज़रिए वो एक किताब हमारी जो है वो आश्रम के थ्रू मेरी बनी, और लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। अभी स्वामी जी का जो सोड़सी वगैरह होता है, तो काफ़ी सारे संतों को मैं वो किताब जो है वो बांट चुकी हूँ, और फिर लोग फ़ोन करते हैं मुझे कि एक अच्छी किताब स्वामी जी ने आपसे बनवाई है। और एक बात, मैं पोएम्स लिखती हूँ, वहाँ जामनगर में सत्संग हुआ करते एवरी थर्सडे को, तो वहाँ पर स्वामी जी ने ही हमको दिया हुआ है कि गीता जी के ऊपर, गीता जी का कोई अध्याय बता देते, इसके ऊपर आपने हर गुरुवार को एक एक दो श्लोक पे करना होता है। फिर जो भी जाए ना, स्वामी जी बोले जितना भी जाए सभी को सत्संग करना है। तो फिर मुझे भी करना, जामनगर में रहती थी तब फिर मैं भी करती थी सत्संग, मतलब कि वो गीता जी के कुछ श्लोक हो उसके ऊपर बोलना होता था। तो फिर मैं क्या करती थी कि वो श्लोक, सभी लोग तो सत्संग सुनाते थे, तो मैं वो जब श्लोक पढ़ती तो फिर मेरे अंदर विचार उठते, वो कविता बन जाती थी। तो मैंने वो सारे श्लोक्स पे कविताएं लिखी हैं, तो वो भी मैंने स्वामी जी को दिखाई। तो फिर स्वामी जी को लगा कि नहीं ये अच्छे से लिख सकती है, तो फिर ये ट्रांसलेशन का काम किया। तो अब तो स्वामी जी की 3-4 और किताबें हैं जो अनसुया बहन ने लिखी है, और उसको भी मैं हिंदी ट्रांसलेट कर रही हूँ। तो इससे मेरा वो हिंदी लिटरेचर पढ़ना भी, कहते हैं ना कि कुछ भी सीखा हुआ काम तो आता ही है, तो वो शायद इसी वजह से शायद मैं हिंदी लिटरेचर में गई होंगी, तो ऐसा मुझे लगता है। तो दोनों चीज़ कर पा रही हूँ। अच्छा, अनसुया जी जो है हाँ वही वो उनकी प्रिंसिपल थी, और उन्हीं की लिखी हुई किताबें हैं काफ़ी सारी, और उनकी वो गुजराती की किताब जो है उसका तो 6ठा एडिशन आएगा। हाँ, तो वो इतनी लोगों फॉरेन तक जाती है सब, और वो पढ़ते और वहाँ से फिर फ़ोन करते हैं कि भाई ये किताब, मतलब उनको जो भी सवाल उठते वो, तो अब वो सारे फ़ोन मुझ पर आते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ न्याय देने का उनके सवालों को। शिखा जी, हम अब अंत में ये जानना चाहेंगे कि इस चैनल के बारे में आपको कब पता चला, और आपने पहले भी कुछ वीडियोस इसमें से देखे हैं या नहीं देखे हैं,
उसके बारे में भी आप ज़रूर कुछ बताइएगा। और हम चाहेंगे कि आप अपने व्यूअर्स को ज़रूर एक मैसेज दें कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये हिंदी भाषा में है और हमें अपने मातृभाषा व देश की भाषा को सम्मान करते हुए लोगों तक पहुँचाना चाहिए। और मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएंगे तो कम से कम आर्ट को लेके जो एक अवेयरनेस है वो ज़रूर फैलेगी, क्योंकि ये आम लोग भी समझ सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे प्रश्न मन में लाते हैं कि आर्टिस्ट क्या बनाते हैं खुद ही जानते हैं, पर मैं इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि आर्टिस्ट के जो भी विचार वक्तव्य हैं, जो भी चीज़ें हैं, इन वीडियोस के माध्यम से आपके समक्ष हम रखते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा अपनी ओर से भी कोशिश कीजिए समझने की, और बाकी सारी चीज़ें आर्टिस्ट तो शेयर कर ही देते हैं। तो बिल्कुल हमें अच्छा लगेगा कि आप कुछ चैनल के लिए 2 शब्द कहेंगे तो। इसके बारे में ऐसे सुना था मनीष से, पर ज़्यादा कुछ पता नहीं था। पर अभी आप आए ना यहाँ पर, तो फिर आपने फिर मनीष का भी टॉक लिया ना, वहाँ पर गैलरी पर भी आप लोगों से ले रहे थे, तो तब मुझे पता चला। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर आपसे बातचीत में वो मैंने सब सुना, ये आर्टिस्ट के बारे में, वो आर्टिस्ट के बारे में, वो सब टॉक के थ्रू आपको काफ़ी नॉलेज मिल रहा है कि हाँ ये ऐसे काम करते हैं, इसकी लाइफ में काम के टाइम पे ये अनुभव, ये वो सब कुछ। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। और अब मैं सोची कि ये ज़रूर मैं जो आपके पुराने टॉक्स वगैरह है वह मैं सुनूंगी। काफ़ी उससे हमारा नॉलेज बढ़ता है, काफ़ी हमें जानने को मिलता है। और बहुत सारी चीज़ें जनरली ये होता है कि लोग अपने अनुभव से सीखते हैं, पर बहुत बार जब ये सब आप देखोगे सुनोगे तो दूसरों के अनुभव से भी अब काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक सेवा का काम मैं बोलूँगी कि करते हैं कि आजकल क्या है कि लोगों को पढ़ना इतना अच्छा नहीं लगता है। तो पढ़ना अच्छा नहीं लगता है तो लोग इतना पढ़ते नहीं हैं, बट लोग फ़ोन से ज़्यादा, मीडिया से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, देखना पसंद करते हैं। कोई भी चीज़, स्टोरी को आप पिक्चराइजेशन करके दिखाओगे स्टोरी तो वो देख लेंगे, पढ़ने को बोलोगे तो नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें आपको टॉक में बहुत अच्छा, जो फ्रेश स्टूडेंट वगैरह है उन लोगों को भी एक अच्छा चीज़ जो है जानने को मिल सकता है नए नए आर्टिस्ट के बारे में, और सुनने, उनको जान के उनके अनुभवों को, नई नई टेक्निक के बारे में वो जान सकते हैं। तो अपने उन अनुभवों से वो अपने लाइफ में भी काफ़ी कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा चैनल वो कर रहे हैं ये। तो आप ज़रूर से सभी लोग देखिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं तो चाहती हूँ कि सभी लोग अपने को वैसा बनाएं कि एक दिन आपका भी टॉक हो और आप भी अपने अनुभव शेयर करें। यही मेरी शुभकामना है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय हिंद।